हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, कहीं भी अगर एक चुंबकीय क्षेत्र है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई अगर आवेश गति कर रहा है तो उस आवेश पे कितना बल लगेगा, उसी का डेरिवेशन आज करेंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंज फोर्स पे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है और इसको लॉरेंज फोर्स ही क्यों कहा गया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, कहीं पे वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपकी नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे करना इसका डेरिवेशन। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था लॉरेंज ने, ठीक ना, तो इसीलिए यहां पे जो बल लगता है इस बल को हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल, इसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। ठीक है, क्या है एक्सपेरिमेंट। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक धारावाही चालक तार है आई, करंट इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ये हमारे पास एक धारावाही चालक तार है। हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब इस धारावाही चालक तार के पास में नियर अबाउट किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लेते हैं अगर हम किसी एक आवेश को रेस्ट में रखते हैं, मतलब स्थिर है यहां पे, तो स्थिर अवस्था में जब ये यहां पे स्थिर अवस्था में है तब इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 0। हमने ये ऑब्जर्व करा है कि ये ना तो अपने पोजीशन से कहीं जा रहा है, ना इस पे कोई बल लग रहा है, ना कोई कुछ। नेट फोर्स कितना, 0 एकदम। ठीक, हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, नेट फोर्स 0 तो अच्छी बात है कि चार्ज रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 है, किसी भी तरीके कोई भी बल नहीं है, तो इसका मतलब ना तो इस पे चुंबकीय बल लग रहा है और ना ही इस पे वैद्युत बल लग रहा है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने क्या करा, हमने अब देखा कि इस रेस्ट आवेश पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो क्या कहीं इस आवेश को अगर हम गति कराते हैं यहाँ पे, तो क्या गति की अवस्था में क्या इस पे बल लगेगा। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे ही हमने इस आवेश को यहां से इस तरीके से थ्रो किया, सीधे थ्रो किया, ठीक है, तो आपको पता है अगर हम किसी भी चीज को थ्रो करते हैं सीधे तो वो सीधे जाता है ना। कोई भी चीज अगर एक कंचा ले ले आप और फर्श पे रख दे और उसको थोड़ा सा इस तरीके से फेंके तो कहां जाएगा, वो सीधे जाएगा। तो यहां पे भी जब इस चीज को अगर हम थ्रो करते हैं तो ये सीधे जाना चाहिए। तो सेम हमने यहां से इसको थ्रो किया, जैसे हमने इसको थ्रो किया तो जैसे हमने थ्रो किया तो हमने देखा कि ये सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा अपने पाथ से क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। मतलब सीधे ना जाने के बजाय वो तार के साइड क्या हो गया, झुक गया। समझ नहीं आया हमें। हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा और तेजी से फेंका। पहले हमने बहुत कम वेलोसिटी से फेंका था। हमने क्या करा, अब इसको थोड़ा सा और तेजी से फेंकते देखते क्या होता है। हमने इसको फेंका, बहुत बढ़िया। जैसे हमने और तेजी से फेंका तो हमने देखा कि और ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया इसमें। मतलब वो पहले कम डिफ्लेक्ट हो रहा था, कम विक्षेपित हो रहा था, और जैसे हमने वेग को बढ़ाया तो उसका विक्षेप क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। फिर हमने उसकी वेलोसिटी को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसे और थोड़ा सा बढ़ाया तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या हो गया, अपने पाथ से और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा था कि ये जो पार्टिकल है, जो आवेश है, जब इस आवेश को हम गति करा रहे हैं, जब इसको गतिमान करा रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इस वेलोसिटी के कारण इस पे एक बल लग रहा था, जिस बल के कारण ये अपने पाथ से, जो कि इसको सीधे जाना चाहिए था, वो सीधे ना जाके अपने पाथ से क्या हो गया, इस तरीके से डाइवर्ट हो गया। तो इस तरीके से डाइवर्जन ये शो कर रहा था कि इस पे एक फोर्स लग रहा था, लेकिन किस पे, गतिमान आवेश पे। किसमें, गतिमान आवेश पे। फिर हमने इसमें और ज्यादा स्टडी किया तो हमें यह पता चला कि इस पार्टिकल पे, इस आवेशित कण पे जो गतिमान आवेश है, इस पे जो लगने वाला बल है, वो बल बेसिकली इस धारावाही चालक तार के कारण लग रहा था। अच्छा, हो क्या रहा था कि जब इस धारावाही चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे थे तो यहां पे इस वाले रीजन में एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। तो जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब इस आवेश को हम गति करा रहे हैं
तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस गतिमान आवेश पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। अच्छा, ये जो बल है वो कैसा बल है, वो चुंबकीय बल हो गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जा रहा है, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया चुंबकीय बल। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज ये तो पता चल गई कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो केवल गतिमान आवेश पे बल लगाता है, अगर आवेश स्थिर है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर कोई बल नहीं लगाता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि आवेश पे जो लगने वाला जो बल है वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे उतनी तेजी से वो घूमेगा, जितना वेलोसिटी कम करेंगे उतने कम तेजी से वो घूमेगा, मतलब स्लोली रोटेट करेगा। अरे बात समझे? तो गतिमान आवेश पे चुंबकीय क्षेत्र में प्रयोग से क्या लिखेंगे यहां पे, एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से यह पाया गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F फर्स्ट वेग के समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती होता है। इसका मतलब F जो है वो प्रोपोर्शनल है V के। पहला फैक्टर हमने देखा कि जब हम वेग को बढ़ाते हैं तो वेग को बढ़ाने से इसका डाइवर्जन या इसका जो विक्षेपण है या जो अपने पाथ से डाइवर्ट हो रहा है वो तेजी से होता है, तो इसका मतलब अगर वेग को बढ़ाते हैं तो बल भी बढ़ता है। तो पहला पॉइंट कि F इज प्रोपोर्शनल टू V। अब हमने क्या करा, हमने वेग को कांस्टेंट कर दिया, हमने देखा कि किसी दूसरे और फैक्टर पे डिपेंड करता है नहीं करता है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि जो आवेश लिया था हमने उस आवेश के वेग को हमने फिक्स कर दिया, नियत कर दिया। जैसे मान लो कि हमने उसका वेग नियत कर दिया 10 मीटर पर सेकंड पे। दूसरे प्रोसेस में, दूसरे स्टेप में हमने क्या करा कि इस आवेश के मान को हम बढ़ाते गए। पहले हमने 1 कूलम का आवेश ले लिया, फिर हमने 2 कूलम का आवेश ले लिया, फिर हमने 3 कूलम का आवेश ले लिया। इस तरीके से आवेश के मान को हमने बढ़ाते गए और सेम वेलोसिटी से उसको फेंकते गए। हमने क्या देखा कि जब आवेश कम था तो इसका डेविएशन ज्यादा, फिर जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता गया इसका जो डेविएशन है वो क्या होता गया, बढ़ता गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आवेश के मान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस पे लगने वाला जो बल है वो बढ़ता है। अच्छा, जब इस पे लगने वाला बल बढ़ेगा तो बल ज्यादा बढ़ेगा तो ये तेजी से घूमेगा। तो देख सकते हैं कि ये 1 कूलम के लिए हो गया, ये 2 कूलम के लिए, ये 3 कूलम के लिए और ये 4 कूलम के लिए। तो जब हमने 4 कूलम का आवेश को फेंका तो वो ज्यादा पाथ पे डेविएट हुआ, बहुत ज्यादा डेविएट हुआ, बहुत ज्यादा अपने पथ से डिफ्लेक्ट हुआ। अरे बात समझे? तो इसका मतलब है ये आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब F जो है वो प्रोपोर्शनल है आपका Q। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने Q को भी फिक्स कर दिया, वेलोसिटी को भी फिक्स कर दिया। हमने यहां पे करंट को चेंज किया। हमने क्या करा यहां पे, अब करंट को चेंज किया। जैसे हमने करंट को चेंज किया, करंट को बढ़ाते गए, धीरे धीरे करंट को क्या करते गए, बढ़ाते गए। पहले 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, फिर आवेश को फेंका, फिर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, फिर आवेश को फेंका, फिर 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, फिर आवेश को फेंका। तो इस तरीके से हमने देखा जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते गए वैसे वैसे इस आवेश का जो डिफ्लेक्शन है, इसका जो विक्षेप है वो आपका बढ़ता गया। पहले कम धारा पे कम डिफ्लेक्ट हो रहा था, जैसे जैसे धारा बढ़ाते गए वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन क्या होता गया, इस तरीके से पाथ इसका चेंज होता गया। इसका मतलब लगने वाला जो बल है वो इस धारा पे भी डिपेंड कर रहा था। इस धारा पे डिपेंड करने का मतलब है कि इस धारा के कारण इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है B इज प्रोपोर्शनल होता है I। मतलब यहाँ पे हमने धारा को बढ़ाया और धारा को बढ़ाने पे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसा बढ़ा है वैसे वैसे इस आवेश पे लगने वाला जो बल है वो भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए
उसी एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई थ्योरी मतलब कोई कहानियां नहीं बता रहा हूँ मैं, जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में किए गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जो किया था वो लॉरेंज ने किया था, उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स पे उनकी स्टडी करा है, और अलग अलग फैक्टर्स में जब उन्होंने स्टडी करा तो उन्होंने देखा कि फोर्स जो है किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा। तो पहला फैक्टर्स उन्होंने देखा वेग पे डिपेंड कर रहा था, दूसरा फैक्टर उन्होंने देखा आवेश पे डिपेंड कर रहा था, तीसरा फैक्टर उन्होंने देखा कि वो बी पे भी डिपेंड कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र पे भी डिपेंड कर रहा था। तो चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती होता है, इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू B। अच्छा, अब उन्होंने फोर्थ फैक्टर्स देखा कि जब इस आवेश को हम अलग अलग एंगल पे फेंकते हैं, कैसे अलग अलग एंगल पे फेंकते हैं तो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड है ये B, हमने क्या करा, एक आवेश को सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फेंका, मैग्नेटिक फील्ड की तेजी दिशा में फेंका। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या उसके अपोजिट दिशा में फेंका तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो पार्टिकल था, आवेशित पार्टिकल, ये आवेश क्यों था, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए वो सीधे चला गया। जितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड था वो सीधे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में चला गया। मतलब यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन है, इट मीन्स फोर्स जीरो। इसका मतलब हुआ कि हमने ये ऑब्जर्व करा कि मैग्नेटिक फील्ड एंड जब वेलोसिटी वेक्टर जब सेम दिशा में होते हैं, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में फोर्स कम। हमने इसको अलग उससे फेंका, हमने इसको फेंका मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे, इस दिशा में फेंका हमने। अब इसको जब 90 डिग्री पे फेंका तो हमने ये देखा कि जब 90 डिग्री पे चार्ज को फेंका जाता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा अपने पथ से डिफ्लेक्ट होता है। मतलब 90 डिग्री पे उस पर लगने वाला जो बल था वो मैक्सिमम था। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर एंड वी वेक्टर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण है उस कोण पे भी डिपेंड करता है। तो हमने ये देखा कि थीटा बराबर 0 पे फोर्स 0 है एंड थीटा बराबर 90 पे फोर्स जो है हमारा मैक्सिमम है। तो अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ढूंढिए एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ढूंढते हैं जिसमें जीरो का वैल्यू 0 हो और 90 का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ऐसा एक फैक्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन जब 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा 1 होगा, 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसका मतलब है लगने वाला वैद्युत बल चुंबकीय क्षेत्र B तथा वेग V के बीच के कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि F जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। या इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते थे कि मान लेते हैं कि अगर हमने किसी, जैसे इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर किसी चार्ज को इस दिशा में अगर फेंकते v वेलोसिटी से, तो इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा और एक लंबवत वाला कंपोनेंट v sin थीटा। तो v cos थीटा जो कि आपके v के डायरेक्शन में, तो इसके कारण फोर्स 0, v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है, तो यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे बता सकते थे कि जो वेग के लंबवत घटक के समानुपाती होता है, तो v sin थीटा यहीं पे आ जाता है, या आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से इतने सारे फैक्टर्स पे जो बल है वो डिपेंड कर रहा था, वो निर्भर कर रहा था, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट से इसको कैलकुलेट किया है। फिर इन चारों नियम्स को जब आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें मिलता है, तो चारों समीकरण से F इज प्रोपोर्शनल टू V B साइन थीटा इंटू Q। देखिए V के प्रोपोर्शनल, Q के प्रोपोर्शनल, B के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू K Q V B साइन थीटा। सिस्टमैटिक लिख लिया, Q V B साइन थीटा, और बाय एक्सपेरिमेंट एंड इन SI यूनिट, मतलब प्रयोग के द्वारा, और SI सिस्टम में K का जो वैल्यू हमें मिला है वो कितना मिला है, K इज इक्वल टू
1। तो जो F होगा तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चुंबकीय बल के लिए कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश v वेग से गति करता है थीटा कोण पर, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया सुंदर सा डेरिवेशन है जो कि आपको बस इतना सा याद रखना है कि वो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बस कुछ नहीं चाहिए आपको, बस आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे कि बल Q के समानुपाती होता है। प्रयोग के द्वारा ये पाया गया कि बल Q के समानुपाती होता है, बल V के समानुपाती होता है, बल B के समानुपाती होता है और बल साइन थीटा के समानुपाती होता है। फिर इन दोनों को मिला देंगे, K बराबर 1 रख देंगे, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक ना, फिर के नंबर हैं, अब बटोर लीजिए उसको। देखिए अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सदिश रूप हो जाएगा, सदिश रूप। देखिए F वेक्टर, क्योंकि F बल सदिश राशि है, इज इक्वल टू क्यू। देखिए V B, यहाँ पे साइन थीटा किसके बीच में एंगल है? B और V के बीच में, इन दोनों के बीच का एंगल है। साइन थीटा किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। कॉस थीटा किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। यहाँ पे साइन थीटा है तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा? V क्रॉस B। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो V इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा क्या होगी? दिशा को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस दिशा में लग रहा था? सर आपने तो इधर इधर घुमा दिया, डेविएशन दिखा दिया, इधर इधर या उधर भी तो जा सकता था। ये भाई वो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल चीजें हैं जो आपको मैं समझाने वाला हूँ अभी। देखिए जो बल की जो दिशा है, बल की दिशा निकालने के लिए हम दो रूल यूज करते हैं। फर्स्ट रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से भी हम बल की दिशा निकाल सकते हैं। और दूसरा राइट हैंड पाम रूल, भैया हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में लिख दूं चल जाएगा कम? राइट हैंड पाम रूल इंग्लिश में लिखता हूं, राइट हैंड पाम रूल। दाएं हाथ के हथेली का नियम आ गया समझ में? दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। ये दो नियम यूज करते हैं हम बल की दिशा को निकालने के लिए। इन दोनों नियमों को समझते हैं। देखिए कैसे 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 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं, उसके बाद दाएं हाथ के हथेली के नियम को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अलग अलग सिचुएशन ले लेते हैं, क्रिएट करता हूं मैं 3-4 सिचुएशन, उन पे अप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट केस मान लेते हैं ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट का मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ है। इसमें धारा इस दिशा में, मतलब एक आवेश है जो कि इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। बल निकालेंगे इस पे। एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, सेकंड केस मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, इसमें एक अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। मिटा देता हूं भाई इसको, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज ही तो नहीं करना है ना, ठीक। एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, थर्ड सिचुएशन। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं कहा जा रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। और एक सिचुएशन ले लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, क्रॉस का मतलब आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। अच्छा, एक बीटा पार्टिकल मान लेते हैं, बीटा पार्टिकल आपका इस दिशा में जा रहा है v वेलोसिटी से।
तो इन चारों सिचुएशन में आपको बल बताना है कि इन पार्टिकल पे जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। भैया कैसे निकालोगे? कोई नहीं, देखो राइट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो इस हाथ को उठाना है, ये हाथ आपका काम करेगा। कैसे काम करेगा? देखिए यहां पे हमें करना क्या है कि जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप अपने अंगूठे, इसको क्या कहते हैं, इसको माध्यिका कहते हैं, माध्यम, अरे इंग्लिश में बोलता हूं मैं, देखो ये हमारा थंब हो गया, ये हमारा फोर फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, अनामिका कहते हैं ना इसको, नहीं सॉरी तर्जनी कहते हैं, तर्जनी, तर्जनी और ये माध्यमा या माध्यिका बोल सकते हैं, माध्यमा। देखिए अगर हम अपने अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा को क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत इस तरीके से रखते हैं। ये तीनों देखिए, यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, इसके और इसके बीच में कोण बनेगा, कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये तीनों अगर एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत के कंडीशन में देखिए आपको बस याद रखना है कि ये वाला जो अंगूठा है ये आपका फोर्स हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये आपका करंट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपका जो थंब है ये फोर्स की दिशा को बताएगा, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और ये आपके धारा की दिशा को बताएगा। तो एफ बी आई, क्या याद रखना, एफ बी आई। तो अगर आपके अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, कि अगर हम अनामिका उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुसेड़ दे और माध्यिका करंट की दिशा में रख दे, उसको करंट की दिशा में रखें, तो जो हमारा थंब है, जो हमारा थंब है ये बताएगा कि उस पर लगने वाला फोर्स कहां है, ऊपर है, इधर है, नीचे है या इधर है। तो थंब क्या बताएगा, बल की दिशा को बताएगा, ठेंगा दिखाएगा। ये चलिए देखिए यहां पे अप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है, डॉट, डॉट का मतलब आउटवर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं डॉट, डॉट का मतलब हो गया आपका आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब लंबवत बाहर की ओर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, जो हमारा तल है उस तल के अंदर की तरफ। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां है भैया, बाहर की तरफ है। तो हमने सबसे पहले अपनी इस उंगली को निर्देश दिया कि आप बाहर की तरफ हो जाओ, ठीक। अच्छा ये क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है सर, ये प्लस का चार्ज है, मान लो ये प्लस का चार्ज है क्यू। अच्छा क्यू चार्ज जिस दिशा में फ्लो होता है उसी दिशा में करंट होता है। देखिए अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में जा रहा है तो करंट भी हमारा इसी दिशा में होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज दिशा में जा रहा है, कोई यहाँ पे नेगेटिव आवेश है वो इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो इसमें धारा जो है इसके अपोजिट दिशा में होता है, ये आप याद रखिए। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस दिशा में जा रहा है तो धारा भी इसी दिशा में होगा। तो हमें क्या करना है, इसको धारा की दिशा में करना। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में हो गया बाहर, अब इसको हमने घुमा दिया इस तरीके से, ये आपके धारा की दिशा में हो गया, इस दिशा में धारा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, धारा इस दिशा में जा रहा है, थंब कहां बता रहा है, नीचे। मतलब यहां पे जो है आपका फोर्स जो है वो कहां लगेगा, नीचे की दिशा में लगेगा। कहां लगेगा, नीचे की दिशा में लगेगा। बहुत बढ़िया। अब सेकंड केस में देखिए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, हीलियम का नाभिक होता है, ये आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट भी कहां जाएगा भैया, ऊपर जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो अब करंट अगर ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे भैया। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग मैं यहां पे आ जाता हूं, घुमाने में आसानी होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये जो है ऊपर कहां जाएगा, ऊपर। फोर्स कहां भैया, इधर। अच्छा फोर्स इधर, चलो कोई नहीं फोर्स दिखा देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा हमारा फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, फोर्स। बहुत बढ़िया। थर्ड केस में अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स लगाते हैं, देखिए करंट यहां पे कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब धारा ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा धारा ऊपर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बहुत बढ़िया, बाहर। करंट कहां, करंट ऊपर, कहां, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ऊपर, बस आपको हाथ को घुमाना है, घुमाते रहिए बस हाथ को, देखिए इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाइए। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऊपर, फोर्स कहां भैया, इधर।
राइट हैंड साइड में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा फोर्स। बहुत बढ़िया। देखिए बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल्स पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव का होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करे करंट इसके अपोजिट बनेगा। करंट दिखा दीजिए इधर। तो चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। ये रहा आपके सामने। देखिए यहाँ पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। करंट को घुमा दो करंट की दिशा में, इधर करंट गया, फोर्स कहाँ, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स नीचे। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा भैया, नीचे लगेगा, नीचे। ये नीचे की तरफ लगाएगा फोर्स। हो गया, समझ में आ गया। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की दिशा को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल्स, दाएं हाथ के हथेली का नियम। ये रहा आपका हथेली। दाएं हाथ कौन सा भैया, ये दायां हाथ हमारा ये हो गया, इसको हम दायां हाथ कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं। तो राइट हैंड का रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे, हम सबसे पहले अपने फिंगर्स को क्या करेंगे, एक सीध में कर लेंगे, सबको एक सीध में उंगली करना है, ठीक है। अब उंगली करना है, देखिए ये हो गया सब एक ही दिशा में। थंब इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरीके से लंबवत होना चाहिए। जो हमारा अंगूठा है वो इस पे क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल्स जो कहता है वो क्या कहता है कि अगर आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और देखिए चुंबकीय क्षेत्र में लाइंस बने होंगे ना, तो आपके फिंगर्स क्या लाइंस है, तो ये लाइंस की दिशा में होंगी। ये जो है थंब जो है ये करंट की दिशा आपको बताए। यहाँ पे थंब क्या जगह करंट की दिशा होगा, तो हम इस हथेली से जिस दिशा में धक्का मारेंगे, इस दिशा में तो धक्का नहीं लगाएंगे ना, धक्का कहाँ लगाएंगे, इस दिशा में। धक्का कहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे क्या, ऐसे लगाएंगे कभी धक्का, धक्का हम ऐसे लगाते हैं। तो इस हथेली से हम जिस दिशा में धक्का लगाएंगे उस धक्के की जो दिशा होगी वो हमारा बल होगा। या हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये हथेली है, इस हथेली के लंबवत, इस हथेली के लंबवत बल की दिशा होगी, इस तरीके से। इसी को अप्लाई करते हैं इन सब में। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट कहाँ, करंट इस दिशा में, फोर्स कहाँ, नीचे की तरफ दबाएंगे इसको। जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो फोर्स इसमें नीचे, सेम। चलिए इसमें देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। उंगली को अंदर की तरफ करो, उंगली अंदर, धारा ऊपर, फोर्स इस दिशा में। क्योंकि इसको जब दबाएंगे, इसमें जब धक्का लगाएंगे, इस दिशा में धक्का लगाएंगे ना, तो हमारा फोर्स जो है इस दिशा में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट, इसमें कहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, धारा भैया कहाँ, धारा ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे, धारा ऊपर, धारा ऊपर, फोर्स कहाँ, इस दिशा में। तो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस दिशा में, जो कि हमने दिखा चुके। तो यहाँ पे फोर्स इस दिशा में लगेगा। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, अति सुंदर। चलो आ जाओ इसमें। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो अपने उंगलियों को अंदर कर लो। तो ये अंदर बल कहाँ, सॉरी ये अंदर, करंट कहाँ, करंट इधर। तो अपने हाथ को घुमा दो भैया, नीचे की तरफ दबाओ उसको, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से और राइट हैंड पाम रूल से हम फोर्स की दिशा को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो धारावाही चालक तार हो, या कोई इलेक्ट्रॉन, या कोई प्रोटॉन, या कोई धनावेशित चार्ज, धनावेशित आवेश या ऋणावेशित आवेश अगर किसी एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस गति की कारण उस पर लगने वाला बल जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लॉरेंज फोर्स की तरफ। लॉरेंज फोर्स क्या है? ओहो बहुत ही सुंदर भैया, मजा आ गया आज तो। चले कोई नहीं, मजा आ रहा तो आने दो। ओम हरिओम 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 हरिओम। भैया देखो, कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है घर पे रहो, ठीक ना, घर पे रह के पढ़ाई करो, इसको सीरियस लो, ठीक है ना। हाल ही में अभी कल जो है मेरे एक फ्रेंड्स के पापा की डेथ हो चुकी है कोरोना के चक्कर में। उनको कोरोना हुआ था और जो है घर वालों ने उतना सीरियसली नहीं लिया उनको, या उन्होंने खुद सीरियसली नहीं लिया था, और बाकी वो उन्होंने अपना खुद ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। तो केस इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि जो है वो एक्सपायर हो गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर पे आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, आप लोग हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर घर पे हैं तो आप घर पे ही रहें,
ठीक ना, बिना काम के कहीं टहलने या कहीं घूमने या कुछ करने मत जाए। प्रिकॉशंस रखिए पूरा, जैसा आपको पता है, सबको पता है, सैनिटाइज करना है, हाथ पैर मुंह सब कुछ धोना है, कपड़े अगर बाहर से आते हैं तो कपड़े वपड़े निकाल के आप उसको वॉश कर लीजिए। मतलब जितना प्रिकॉशंस आपसे हो सकता है लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ जो है आपकी, सबकी, मेरी, सबकी लाइफ जो है इंपॉर्टेंट है और इस लाइफ को आपको सेफ रखना है, बचाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लॉरेंज फोर्स की तरफ। और लॉरेंज फोर्स हमारा क्या है? लॉरेंज कहता है कि जब एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक वैद्युत क्षेत्र में भी गति करता है तो उस पर दो तरीके के बल लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, और इसके लंबवत जो है एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी है इस तरीके से। इस तरीके से हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। और जो क्रॉस वाला चीज है ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कोई भी आवेश अगर गति करता है, जैसे एक आवेश है वो इस तरीके से गति करता है, ये क्यू आवेश है, ठीक है, तो इस क्यू आवेश एक ऐसे रीजन में गति कर रहा है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र भी है, दोनों तरीके के क्षेत्र हैं। जब ये दोनों तरीके के क्षेत्र में गति करेगा तो दोनों क्षेत्र जो है वो क्या करेगा? इस पे बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा और वैद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा, दोनों तरीके के क्षेत्र इस पे बल लगाएगा। जब दोनों बल लगाएगा तो इसमें एक नेट फोर्स क्रिएट होगा, उसी नेट फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो लॉरेंज बल की परिभाषा हो गया किसी वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला नेट बल, नेट फोर्स आपका लॉरेंज बल कहलाता है। और लॉरेंज बल जो है ये बराबर हो जाएगा आपका चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल, चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण Q पर लगने वाला बल, किसी गतिमान आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा आपका Fm से रिप्रेजेंट करता है इसको। Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो कि हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं इससे पहले, ठीक है। Fm इज इक्वल टू क्या? क्यू वी क्रॉस बी, बहुत बढ़िया। वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश Q पर बल Fe, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Fe से। Fe इज इक्वल टू आपका Q इंटू ई, क्या जाएगा? Q इंटू ई। आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला बल जो होता है वो Q इंटू ई होता है। तो दोनों क्षेत्रों द्वारा Q आवेश पर लगने वाला कुल बल F इज इक्वल टू क्या जाएगा? Fm प्लस Fe। Fm और Fe को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। Fm मतलब वो वाला नहीं जो गाना सुनने वाला है, Fm का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, Fe का मतलब वैद्युत बल। आप सोच सकते हो सर Fm कहाँ या यहाँ पे Fm, ठीक है। चलो देखो Fm कितना है यहाँ पे? Q V क्रॉस B, क्या है? V क्रॉस B प्लस Fe का मतलब QE, ठीक है। क्या? Q इंटू बी प्लस एफ Q इंटू ई। अब देखिए यहां से Q कॉमन आएगा, Q कॉमन आएगा तो V क्रॉस B प्लस E। तो ये हो जाए हमारा फोर्स F के लिए फॉर्मूला, नेट फोर्स होगा। और इसी नेट फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट है, जो पॉइंट्स आपको याद रखना है। पॉइंट यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा गतिमान आवेश पे ही बल लगाता है, वो कभी भी नेगेटिव चार्ज पे, रेस्ट चार्ज पे कभी भी फोर्स नहीं लगाता है।
अगर चार्ज स्थिर है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है या उसके अपोजिट दिशा में गति करता है तो उस पर कभी भी बल नहीं लगेगा। 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्ट पे और उसकी दिशा में कभी भी बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम वैद्युत बल की बात करते हैं तो वैद्युत बल में चाहे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गति करे, चाहे उसके अपोजिट दिशा में गति करे, या चाहे उस पर लंबवत गति करे या थीटा एंगल पे गति करे, अगर वो गतिमान अवस्था में है बल लगेगा। कितना लगेगा? QE लगेगा। कितना लगेगा? QE लगेगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर स्थिर रखा हुआ है, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश स्थिर है तो उस स्थिर आवेश पे भी बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश पे भी बल लगाता है और गतिमान आवेश पे भी बल लगाता है। अगर कोई भी चार्ज गति की अवस्था में, गति चाहे जितनी भी हो, उसकी वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो पर हम विद्युत बल है वो वैद्युत बल केवल Q और E पे डिपेंड करता है, वो उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चाहे तुम 100 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ या 0 स्पीड से ले लो या 10 मीटर की स्पीड से ले लो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ले लो, बल हमेशा उतना ही लगेगा जितना QE के बराबर है। मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चुंबकीय बल जो है आपका वो स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं। अब बात आती है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उसके लंबवत या थीटा कोण पर, तो ये इस पे बल क्यों लगाता है। मेन कॉन्सेप्ट है कि बल क्यों लगा रहा है, क्या रीजन है बल लगाने का। ठीक है, वो गतिमान, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक चीजों पे फोर्स लगाना चाहिए। वो किसी मैग्नेट पे फोर्स लगाए तो समझ में आता है कि नहीं है। वो किसी धारावाही चालक तार पे बल लगाए तो समझ में आता है, लेकिन ये गतिमान आवेश पे ही क्यों बल लगा रहा है भाई, क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब एक आवेश गति की अवस्था में होता है, जब ये आवेश गति की अवस्था में होगा तो उस गति के कारण, उस गतिमान अवस्था के कारण वो अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। बहुत बढ़िया, मतलब आवेश जब गति करेगा तो उसके चारों ओर क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जब वो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके चारों ओर और एक चुंबकीय क्षेत्र उसके बाहर भी है, जब उन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होगा? एक इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन से फोर्स क्रिएट होगा। बात आ रही समझ में? बात क्या है कि जब एक आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब गति कराई जाती है, जब वो गति करता है तो उस गतिमान आवेश पे बल क्यों लगता है? उस पे बल लगने का कारण ये है कि जब एक आवेश गति करता है तो उस गतिमान आवेश के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और इसके बाहर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जब उन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक उसके बीच में एक अंतःक्रियाएं होती है, तो उन अंतःक्रियाओं के कारण क्या क्रिएट होता है? एक बल क्रिएट होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक गतिमान आवेश एक चुंबक के जैसा है। सिंपली लैंग्वेज में आप समझिए, किसी अनपढ़ को अगर समझाना है तो आप क्या कहेंगे कि जब एक आवेश गति करता है तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा। यहाँ पे बल लगेगा भैया, साफ सीधी बात है। गति अगर कर रहा है आवेश तो वो चुंबक है, और वो चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों बल लगता है। ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता था तो ये बता दिया मैंने। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूँ। ठीक है ना? और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। ठीक ना? और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उन सारी चीज़ों पे आपको वीडियोस मिल जाया करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बुक्स चाहिए तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर करीब मैं बता रहा हूँ आपको 1000 PDF है, मतलब अलग अलग चैनल्स के भी PDF डाल रखे बच्चों ने उसमें, क्योंकि बच्चों को मैंने वो ग्रुप मतलब खुला छोड़ दिया। अब जिसको जहाँ से PDF मिल जाता है वो भर देता है उसमें। किसी को IIT के PDF मिलते हैं भर देता है, किसी दूसरे चैनल के PDF मिलते हैं तो डाल देता है, किसी चैनल के कोई बुक्स मिल जाता है तो डाल देते हैं। मैंने खुद उसमें बहुत सारे PDFs डाल रखे हैं, नोट्स डाल रखे हैं, बुक्स डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, सिलेबस डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप जाएंगे, जो चीज़ आपकी मतलब की है वो सारी चीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रुप को बने रहिए, वहाँ पे जाके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे ही आपको आंसर दे देते हैं, बच्चे आंसर नहीं देते तो मैं दे देता हूँ आंसर। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को भी बूस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।